हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो होने वाला है, आप सभी जानते हैं कि 11 बज चुके हैं और आपके जैसे मैं देख रही हूँ मैसेजेस आ रहे हैं, मैम लेक्चर स्टार्ट कर दो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर। आज का जो टॉपिक होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि हम रिविजन करने वाले हैं अपने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, जो टेक्स्ट बुक के पीछे हमको दिए रहते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स है कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दो, बता दो बता दो बता दो। तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले ही उसका एक वीडियो जो है वो बना दिया है ऑलरेडी। अगर आप चैट्स की पिन पर देखो तो उस मैसेज को पिन कर दिया गया है, जहां पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिंक शेयर कर दी है। तो जिस बच्चे को भी देखना हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और जाकर हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर कोई लेक्चर का एक्सप्लेनेशन वो चाहते हैं तो हमारे सारे लेक्चर के वीडियो जो है, रिकॉर्डेड वीडियोज अपलोड है, तो वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं पर आपको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बच्चों वो वहां से मिल जाएंगे। तो आइए बच्चों, बिना वक्त जाया किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि होने वाला है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में। ओके सबसे पहले जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, ये हमारे सारे चैप्टर्स है। टोटल 11 चैप्टर्स है। आप बोलोगे नहीं मैम टोटल 10 है। नहीं बच्चों, 11 चैप्टर्स है। 3A और 3B को डिवाइड कर दिया गया है, तो उसको 3 कंसिडर किया गया है, वरना अगर आप काउंट करोगे तो ये हो जाते हैं टोटल हमारे 11 चैप्टर्स। तो शुरुआत करेंगे हम अपने सबसे पहले चैप्टर के साथ में, जो कि इंट्रोडक्शन है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो छोटी छोटी इंडिविजुअल स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एज अ नेशन, एज होल नेशन, पूरी नेशन की स्टडी करता है, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है इन लार्ज क्वांटिटी। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने इस चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हमने किए हैं, लेकिन आज हम फिर से रिवाइज करने वाले हैं अपने उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। Okay, objective questions. Choose the correct option. The branch of economics that deals with the allocation of resources. तो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो सिर्फ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से डील करती है, जो किससे डील करती है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से डील करती है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स उसके अंदर काउंट नहीं होता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पर चल रहा होता है आपके रिसोर्सेज का काम। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं देखें, हम यहाँ पर मैक्रो नहीं देखते, हम सिर्फ इंडिविजुअल देख रहे होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो तो आंसर आएगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी माइक्रो इसका आंसर है। इकोनोमेट्रिक्स भी नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बच्चों only A, that is microeconomics, that is microeconomics. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सेप्ट्स स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट है जो पढ़े जाते हैं? नेशनल इनकम पढ़ा जाता है क्या? ध्यान दो, यहाँ पर माइक्रो की बात चल रही है। क्वेश्चन को कभी भी अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में माइक्रो की बात चल रही है। माइक्रो यानी स्मॉल। नेशनल इनकम स्मॉल होता है क्या? नहीं होता है। यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल, ये भी मैक्रो का हिस्सा होता है, माइक्रो का नहीं है। फैक्टर प्राइसिंग, यस, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग जो है बच्चों वो हमने पढ़ा था, तो सी जो है एक आंसर हो गया। क्या प्रोडक्ट प्राइसिंग भी आता है माइक्रो में? यस, प्रोडक्ट प्राइसिंग भी आता है माइक्रो में। तो सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। सो वी हैव द ऑप्शन सी एंड डी। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज योर सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेथड अडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की स्टडी के लिए कौन सा मेथड है जो अडॉप्ट किया गया है? क्या लंपिंग मेथड होता है? बिल्कुल नहीं होता है। लंपिंग मेथड जो होता है वो किसके लिए होता है? वो मैक्रो के लिए होता है, तो लंपिंग मेथड नहीं है। एग्रीगेटिव भी नहीं आएगा, इंक्लूसिव भी नहीं आएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज स्लाइसिंग मेथड, यानी कि हमने स्लाइस को पढ़ा था, ब्रेड के एक हिस्से को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो उसको स्लाइस करना बोलते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पर स्लाइस क्या होता है हमारा, हम इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर स्लाइसिंग मेथड इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली सी। याद रखना, अगर आपने सिर्फ इसको टिक कर दिया तो आप वहां पर से स्लाइसिंग मेथड लिख कर आओगे तो नहीं चलेगा। जो भी यहाँ से आपको ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से ही बच्चों आपको सिलेक्ट करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल स्लाइसिंग मेथड करेक्ट आंसर है, तो आप लिख लोगे आंसर ओनली सी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चों कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े जाते हैं? पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ा जाता है, यस पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा जाता है, हाँ पढ़ा जाता है। एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ा जाता है क्या? हाँ पढ़ा जाता है। क्या प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में पढ़ा जाता है? नहीं, क्योंकि ये अभी अभी हमने देखा है प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, तो ये नहीं आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर है हमारा ए, बी एंड सी। आई होप बच्चों वी आर नॉट गोइंग फास्ट एंड वी आर वेरी मच क्लियर कि किस तरीके से हमको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और क्वेश्चन को सही से पढ़ने के बाद में ही उसके आंसर को अटेम्प्ट करना है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंप्लीट द कोरिलेशन। अब कोरिलेशन हमको कंप्लीट करना है। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड यूज होता है तो मैक्रो में क्या होगा बच्चों? अभी अभी हमने ऑप्शंस में देखा था ना, कितने सारे मेथड दिए थे। तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड पढ़ता है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो लंपिंग मेथड देखता है। कौन सा देखता है? लंपिंग मेथड देखता है। ओके नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर ट्री है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्री है, यानी कि इंडिविजुअल यूनिट है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? बहुत सारे ट्रीज को मिला दिया तो हमने क्या बना दिया? यहाँ पर फॉरेस्ट बना दिया। हमने क्या बना दिया बच्चों? यहाँ पर हमने बना दिया फॉरेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक थियरी की। अगर हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक थियरी में आता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो में, हाँ मैक्रो में, लार्ज में, होल नेशन के बारे में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आता है। तो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो तीन से चार थियरी दी हुई है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कोई भी एक जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग लिख सकते हो। राइट, अगर आपने तीनों में से कोई एक भी लिख दिया तो स्टिल योर आंसर इज करेक्ट। लेकिन याद रखना तीनों के तीनों आपको लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप तीन भी लिखोगे तो भी 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो एक ही मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये मत सोचना कि इसको गलत कर दिया तो यहाँ पर 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा बढ़ा दो तो मिल जाएगा। वो क्वेश्चन का जितना वेटेज है आपको उतना ही मार्क्स मिलने वाला है। तो थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग जो होगा वो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। या फिर आपने प्राइस थियोरी लिखना है तो आप प्राइस थियोरी लिख सकते हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर लिख सकते हैं, कुछ भी चलेगा, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स की ही कोई एक थियोरी आपको लिखनी होगी। मैक्रोस माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए यूज होता है, तो माइक्रोस किसके लिए होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए होगा। इट इज सिंपल एज दैट। जनरल इक्विलिब्रियम अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए है, क्या है? जनरल इक्विलिब्रियम है अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, तो माइक्रो के लिए क्या होगा बच्चों? माइक्रो के लिए होगा पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम यहां पर आएगा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, ये है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि पार्शियल इक्विलिब्रियम की स्टडी करता है। अच्छा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। अब बच्चों याद रखना ये जो आता है आपको 2 मार्क्स के लिए आता है, यानी कि ईच क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। तो आपको ये 2 मार्क्स कैसे मिलते हैं? 1 मार्क आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने का, दूसरा मार्क्स आपको मिलेगा उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का। तो इस तरीके से आपके 2 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। गौरी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। सिर्फ एक फर्म के बारे में उसने क्या किया? इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, सिर्फ एक फर्म के बारे में किया है, यानी इंडिविजुअल यूनिट हो गई। तो ये क्या होता है हमारा? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, राइट? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। Study of individual economic unit. Next question है, Ramesh decided to take all decisions related to production such as what and how to produce. रमेश ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? कि उसको डिसीजन लेना है रिगार्डिंग प्रोडक्शन, कब, कहाँ, कितना क्वांटिटी में क्या प्रोड्यूस करना है, ये सारी चीजें जो है वो रमेश डिसाइड करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर वो अपने डिसीजंस खुद ले रहा है। लास्ट आता है शबाना पेड वेजेस टू वर्कर्स इन हर फैक्ट्री एंड इंटरेस्ट ऑन हर बैंक लोन। यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट जो उसने दिया है वो बैंक लोन पे दिया है, और वेजेस जो दिया है वो किसको दिया है? वर्कर्स को दिया है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारे?
लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब इन फैक्टर्स के पेमेंट को हम क्या बुलाते हैं? लैंड के लिए रेंट होता है, लेबर के लिए वेजेस होता है, राइट। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा है पेमेंट ऑफ फैक्टर, ये आता है हमारा पेमेंट ऑफ फैक्टर। तो लैंड के लिए होता है बच्चों हमारा रेंट, लेबर के लिए होता है वेजेस, कैपिटल के लिए होता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के लिए होता है प्रॉफिट। तो उनको हम बुलाते हैं पेमेंट ऑफ फैक्टर्स, पेमेंट ऑफ फैक्टर्स। Okay. Now the next question that we have is state with reasons whether you agree or disagree with the following statement। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं। तो अग्री या डिसअग्री जो हम करते हैं उसको हमको बताना है। अगर आप अग्री करते हैं तो आप बताएंगे कि आप क्यों अग्री करते हैं, अगर आप डिसअग्री करते हैं तो आपको उसका भी रीजन देना होगा, दैट व्हाई डू यू डिसअग्री विद द स्टेटमेंट। तो ये जो क्वेश्चन आएगा आपको, उसके अंदर सबसे पहले आपका जो पहला स्टेटमेंट होना चाहिए वेदर यू अग्री और डिसअग्री। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड। माइक्रो के बारे में पूछा है, ध्यान देना, यहाँ पर माइक्रो बोल रहा है और यहाँ पर अनलिमिटेड बोल रहा है। माइक्रो तो लिमिटेड होता है ना, हम इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं तो हमारी एक क्या होती है, लिमिटेड स्कोप होता है उसका, हम उस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है वो अनलिमिटेड है। तो डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट और यू डोंट अग्री? तो यू हैव टू राइट No, I disagree with the statement. No, I disagree with the given statement. ये आपने लिख दिया। अब आप 4 पॉइंट के एक्सप्लेनेशन लिखेंगे किसके लिए, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पहले आप उसके मीनिंग को लिख दोगे, उसके स्कोप के बारे में लिख दोगे। यहाँ पर आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो कि आप अग्री क्यों नहीं करते हो, या फिर आप अग्री क्यों करते हो या डिसअग्री क्यों करते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल, क्या मैक्रो इंडिविजुअल से डील करता है? नो, नो। तो यू हैव टू डिसअग्री विद द स्टेटमेंट। तो यहां भी आप लिखेंगे नो, आई डिसअग्री विद द स्टेटमेंट। ये आपने लिख दिया, नो आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। अब आप उसके रीजंस मेंशन करेंगे बच्चों की मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसकी पढ़ाई कहाँ तक सीमित होती है, किन चीज़ों की पढ़ाई कर रहा है। इंडिविजुअल बिहेवियर की जो पढ़ाई है वो कौन करता है? माइक्रो करता है। तो इस तरीके से आप अपने रीजंस को वहां पर बच्चों जस्टिफाई करते हो। नेक्स्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट है? यस, आई अग्री विद द स्टेटमेंट। मैक्रो और माइक्रो दोनों ही अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैक्रो जो है वो इंडिविजुअल की स्टडी कर रहा है, माइक्रो जो है वो पूरे नेशन की, पूरी इकोनॉमी की स्टडी जो है वो करता है। तो मैक्रो और माइक्रो दोनों ही अलग कॉन्सेप्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। अभी अभी हमने देखा ना अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा मेथड यूज करता है? स्लाइसिंग मेथड। अगर लंपिंग लिखा रहेगा तो यू हैव टू डिसअग्री, अगर स्लाइसिंग लिखा है तो यू हैव टू अग्री विद द स्टेटमेंट। सो यू विल राइट यस आई अग्री विद द स्टेटमेंट, और फिर आपको इसके एक्सप्लेनेशन में लिखना है कि क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। नेक्स्ट आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम थियरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स और इनकम थियरी, इनकम और एम्प्लॉयमेंट तो हम मैक्रो में पढ़ते हैं बच्चों, माइक्रो में पढ़ते ही नहीं है। तो इनकम थियरी जो है वो मैक्रो का हिस्सा होता है। तो इसीलिए यू हैव टू डिसअग्री विद द स्टेटमेंट। नो आई डिसअग्री विद द स्टेटमेंट। तो आप आगे लिखोगे no I disagree with the statement, and then you will write the reasons that why do you disagree with the statement, right? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा जो चैप्टर 1 था बच्चों, चैप्टर 1 के हमने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी विल मूव अहेड विद द चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो कि आता है हमारा यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी का मतलब मैंने कल भी समझाया था, इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की, किसी भी गुड्स की वो औकात होनी चाहिए कि आपकी जो वांट है उसको एक लिमिट तक क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, राइट? ओके, सो moving ahead with this concept utility. In the law of diminishing marginal utility, Alfred Marshall assumes that marginal utility of money, यानी कि law of DMU में क्या बोला गया है, क्या अज्यूम किया गया है पैसों को लेकर, मार्जिनल यूटिलिटी को लेकर क्या अज्यूम किया गया है पैसों के मामले में। बच्चों देखो, पैसे किसको अच्छे नहीं लगते हैं?
जिसको ज्यादा मिले उसको और इच्छा होती है ज्यादा मिलता जाए, ज्यादा मिलते जाए। ऐसा कोई नहीं है जो कभी बोलेगा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए या कम चाहिए। हाँ, खाना आप एक हद तक खा सकते हो, उसके बाद आप जब फुल हो जाते हो तो आप एडिशनल यूनिट को ऐड नहीं कर सकते हो अपने कोटा में। लेकिन रही बात पैसों की, तो जितने ऐड होते जाएंगे हमको पैसे और चाहिए। तो इसीलिए लॉ ऑफ डीएमयू ने सिर्फ पैसे के लिए कुछ तो अज्यूम किया था। क्या अज्यूम किया था? दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स constant. Marginal utility of money remains constant. Marginal utility of money remains constant. Okay, next, as per the law of diminishing marginal utility, measurement of utility is assumed to be, assume किया गया है बच्चों, याद रखना। डीएमयू को कैलकुलेट हम किस में करते हैं? अगर आपको याद होगा तो हमने कल ही पढ़ा था, कार्डिनल मेजरमेंट होता है, यानी कि नंबर्स में हम क्या कर रहे होते हैं? हम अपनी यूटिलिटी को मेजर करते हैं। तो इसीलिए क्या बोला गया है? एज पर द लॉ ऑफ डीएमयू, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अज्यूम्ड टू बी cardinal. It is assumed to be cardinal. Okay, moving ahead to the next question बच्चों, mu of the commodity becomes negative when tu of a commodity is, यानी कि marginal utility of a commodity जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी क्या होती है बच्चों? नेगेटिव होती है। ये नेगेटिव कब होगी? जब टीयू जो है हमारा, यानी कि टोटल यूटिलिटी जो है वो गिर रहा होता है। व्हेन इट इज फॉलिंग, टोटल यूटिलिटी जब गिरते जा रहा होता है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव हो जाती है, जिसको हम डिसयूटिलिटी बोलते हैं। ये कल ही हमने उसके डायग्राम में भी देखा था। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ सेशिएटी, यानी कि सेशिएटी इज अ पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो पॉइंट ऑफ सेशिएटी मींस टीयू इज राइजिंग एंड एमयू इज फॉलिंग। कैसा होता है? टीयू बढ़ रहा है और एमयू घट रहा है? नहीं। टीयू इज फॉलिंग, एमयू इज नेगेटिव? नहीं। टीयू भी गिर रहा है, एमयू भी गिर रहा है? नहीं। टीयू इज मैक्सिमम एंड एमयू इज जीरो। यस, दैट इज द पॉइंट ऑफ सेशिएटी, जहां पर आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो चुका है, खाना खाने की क्षमता अब हमारी खत्म हो चुकी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी अपने आप हमारा क्या हो जाता है? वहां पर जीरो हो जाता है। इसके बाद एडिशनल कोई भी चीज आप ऐड नहीं कर सकते हो अपने कंजम्पशन में। तो पॉइंट ऑफ सेशिएटी का मतलब होता है टीयू इज मैक्सिमम एंड एमयू इज जीरो। नेक्स्ट, व्हेन एमयू इज फॉलिंग, टीयू इज, जब एमयू गिर रहा होता है, व्हेन एमयू इज फॉलिंग, टीयू इज ऑल्सो फॉलिंग। टोटल यूटिलिटी कैसे बढ़ेगी? मार्जिनल यूटिलिटी अगर घट रही है तो टोटल यूटिलिटी भी हमारी घटनी ही है। इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज। तो यहाँ पर वो डिमांड सप्लाई का आप वाइसा वर्सा रिलेशनशिप लेकर मत चलना, एक गिरेगा तो एक बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इतना याद रखना, अगर एमयू गिर रहा है तो टीयू भी क्या होगा? टीयू विल ऑल्सो फॉल। टीयू विल ऑल्सो फॉल। ओके, नाउ वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, जहां पर हमको दिया है मैच द कॉलम। ओके, सो वी हैव द वेरी फर्स्ट थिंग इज आवर टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी जो है उसका करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ब्लड बैंक। तो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट वी हैव इज प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए आता है। नाउ रिमेंबर, दीज आर सम ऑफ द फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी जो हमने ऑलरेडी बच्चों कवर किया था। ओके, टाइम यूटिलिटी, जो टाइम की जरूरत मतलब वक्त पर आपको कोई चीज मिल जानी चाहिए, दैट इज ब्लड बैंक। प्लेस यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सर्विस यूटिलिटी। तो सर्विस यूटिलिटी क्या होगा बच्चों? सर्विस कौन देता है हमको? डॉक्टर्स देते हैं डेफिनेटली, तो यहाँ पर डी आएगा। नॉलेज यूटिलिटी, जो कि आपको फिलहाल अपने फोन से मिल रही है, मोबाइल फोन से, व्हाइल गोइंग थ्रू द लेक्चर, तो ये होती है हमारी मोबाइल फोन से नॉलेज यूटिलिटी। करेक्ट ऑप्शन इज BADC। सो वेयर इज BADC? Okay, so this is the correct option, BADC, right? I hope we are clear. BADC is the correct option. Okay, very good students. Okay, going to the next question. Statements indicating consumer equilibrium. Now, which of the following statements which indicates that it is talking about consumer equilibrium? MU is greater than price. MU जो है वो क्या प्राइस से बढ़कर है? MU इज इक्वल टू प्राइस, क्या MU प्राइस के साथ में इक्वल हो जाता है?
MU is less than price when marginal utility increases. Does the price, marginal utility is less when we are talking about price. Price is less than 1. price जो है वो कम है, कितना, 1 से कम है. तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है that is your MU is equal to प्राइस. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में जब हम बात करते हैं तो MU इज ऑलवेज इक्वल टू योर प्राइस. सो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ the next question that we have is identify and explain the concepts from the given illustration. Now the first question says Salma purchased sweater for her father in winter season. कब खरीदा है? winter season में. तो winter को हम क्या मानकर चलते हैं यहाँ पर? टाइम मानकर चलते हैं. क्या मानते हैं हम इसको? टाइम मानकर चल रहे हैं. क्यों? क्योंकि उस सीजन में उसने उसको क्या किया है? खरीदा है. किसके लिए भी खरीदा होगा, लेकिन खरीदा एक सीजन में है. दैट इज द रीजन इट इज नोन टू बी एज टाइम यूटिलिटी. नेक्स्ट आता है नीलेश परचेज्ड ऑर्नामेंट्स फॉर हिज सिस्टर. तो नीलेश ने यहाँ क्या किया? ऑर्नामेंट्स खरीदा. किसके लिए खरीदा? अपनी बहन के लिए खरीदा. तो यहाँ पर उसने जो खरीदा तो ये उसके पोजेशन में है, ओनरशिप है उसके पास में. क्या है? ओनरशिप है उसके पास में, इसीलिए इसको बोला जाएगा पोजेशन यूटिलिटी. इसीलिए इसको बोला जाएगा पोजेशन यूटिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कविता कंज्यूम्ड 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस वन आफ्टर द अदर. तो उसने क्या किया? 5 ऑरेंजेस को कंज्यूम किया, एक के बाद एक. तो अगर आपको याद होगा तो एजम्पशंस में हमने एक प्रिंसिपल देखा था, दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. तो यहाँ पर क्या है? आप जो भी यूनिट को कंज्यूम करते हो बैक टू बैक आपको कंज्यूम करना है. आपको कुछ टाइम पीरियड का गैप, उसमें टाइम लैप्स नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए इसको बोला जाता है कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन. इसीलिए इसको बोला जाता है कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन. नेक्स्ट, भूषण रिफ्यूज टू ईट 5th चपाती आफ्टर ईटिंग 4 चपातीज. अब बेचारे भूषण ने 4 चपाती ऑलरेडी खा लिया है. अब उसके बाद उससे जो 5वीं चपाती है वो खाई नहीं जा रही है. तो यहाँ पर हमने अभी अभी एक कॉन्सेप्ट को देखा था बच्चों, अगर आपको याद होगा, जैसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेशिएटी, जहां पर आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हो जहां पर यू आर सेटिस्फाइड नाउ, यू कैन नॉट कंज्यूम मोर. तो पॉइंट ऑफ सेशिएटी ऑफ अ रैशनल कंज्यूमर, पॉइंट ऑफ सेशिएटी ऑफ अ रैशनल कंज्यूमर. रैशनल का मतलब जो समझदार होगा वो नहीं खाएगा, जो अपने होशो हवास में है वो बिल्कुल भी आगे कंज्यूम नहीं करने वाला है, क्योंकि ही इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड विद 4 चपातीज. लास्ट, ललिता सेटिस्फाइड हर वांट ऑफ राइटिंग ऑन एसे बाय यूजिंग पेन एंड नोटबुक. तो ललिता ने क्या किया? उसे कुछ लिखना था, तो उसने अपने वांट को सेटिस्फाई कर दिया, एक ऐसे लिख दिया उसने पेन और नोटबुक की मदद से. तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बुलाते हैं? इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं यूटिलिटी. इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं यूटिलिटी. बिकॉज शी इज सेटिस्फाइंग हर वांट, राइट. उसकी वांट को सेटिस्फाई कौन कर रहा है? एक पेन और एक नोटबुक जो है वो कर रहे हैं उसकी वांट को सेटिस्फाई. तो यूटिलिटी इज दी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. सो दिस इट इज नोन टू बी एज यूटिलिटी. इट इज नोन टू बी एज यूटिलिटी. तो यहाँ पर 1 मार्क आपको मिल जाएगा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में. बाद में आप उस कॉन्सेप्ट को क्या करोगे? डिटेल में लिखोगे. आइडेंटिफाई कर लेना है और फिर उसके बाद उसको लिखना है. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर objectives of second chapter. The third chapter that we have is demand analysis. Demand is equal to desire plus willingness to buy and ability to pay. Demand is equal to desire plus ability to pay plus willingness to buy. So these 3 things together make up दी मीनिंग ऑफ द टर्म डिमांड. अब इसके अंदर हमने पढ़ा है डिमांड स्केड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड है, मार्केट डिमांड है, फिर उसके स्केड्यूल्स हमने देखे थे. उसी के साथ साथ बच्चों इसके अंदर हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको कई बार बताया है कि पहले तो आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना है. इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे किसने इंट्रोड्यूस किया है, कौन से ईयर में, कैसे इंट्रोड्यूस किया है, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ आपको क्या बोलता है, और फिर बाद में इन सिंपल टर्म्स में आप उसको एक्सप्लेन भी करोगे. अगर आपको पूछा गया है कि डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करो तो आप डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे. अगर आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला है कि लॉ ऑफ डिमांड समझा दो, उसके साथ एजम्पशन समझा दो, तो आप लॉ ऑफ डिमांड और उसके एजम्पशंस को समझा सकते हैं. तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे. ओके, आइए देखते हैं हम हमारे चैप्टर 3 के कंसेप्ट्स को. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस चैप्टर 3, okay,
Now, the very first one that we have is complete the following statement. The relationship between demand for a good and price of its substitute. अब ये जो relationship पूछ रहा है किसके बारे में पूछ रहा है? डिमांड एक गुड का या एक कमोडिटी का और प्राइस उसके सब्सटीट्यूट का. तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया? कौन सा रिलेशनशिप हो गया? दिस इज नोन टू बी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड, एक गुड की डिमांड और उसके सब्सटीट्यूट के प्राइस के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप चल रहा है एक गुड का उसके सब्सटीट्यूट के साथ में. ओके, नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स. अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स की या लो क्वालिटी गुड्स की, जिसको हमने देखा है गिफन्स पैराडॉक्स में भी बोला गया है, तो यहाँ पर उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है. क्या होता है उनके बीच में? दैट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. नेक्स्ट, Symbolically, the functional relationship between demand and price can be expressed as. तो ये हमने देखा था कल ही बच्चों अपने लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ने के टाइम पर, जहां पर सिंबॉलिकली अगर हमको इसका एक्सप्रेशन देना होता है तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वी हैव व्हेन लेस यूनिट्स आर डिमांडेड एट हाई प्राइस इट शोज. अगर किसी कमोडिटी की डिमांड जो है वो कम होती है, उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स की डिमांड क्या हो गई है? कम हो गई है, क्योंकि उसका प्राइस जो है वो ज्यादा है. तो इससे क्या होता है बच्चों? इससे क्या होता है? इससे होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. इससे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. क्यों? क्योंकि प्राइस का सीधा सीधा असर किसके ऊपर पड़ रहा है? ज्यादा प्राइस है तो असर पड़ता है उसकी क्वांटिटी डिमांड के ऊपर, उसकी क्वांटिटी डिमांड के ऊपर. तो उससे क्या होता है? उसकी डिमांड जो है वो कम की जाती है. तो इट इज नोन टू बी एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको याद होगा बच्चों, तो हमने कॉन्सेप्ट किया था वेरिएशन इन डिमांड, जहां पर प्राइस की वजह से डिमांड पर असर होता है. और चेंज इन डिमांड में प्राइस को छोड़ के बाकी सारे के सारे फैक्टर्स अगर चेंज हो जाए या उनमें से कोई एक फैक्टर भी चेंज हो जाता है तो आपकी डिमांड पे फर्क पड़ता है. तो चेंजेस इन डिमांड, प्राइस कांस्टेंट होता है, और वेरिएशंस इन डिमांड जहां पे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है तो अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट वेयर इज प्राइस इज फ्लक्चुएटिंग, देन इट इज गोइंग टू अफेक्ट द डिमांड. The next question that we have is give economic terms a situation where more quantity is demanded at lower price. ऐसे situation जहां पर quantity जो होती है ज्यादा डिमांड की जाती है कम प्राइस में भी. अभी अभी मैंने आपको बताया वेरिएशन इन डिमांड, तो ये होता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. एक्सपेंशन ऑफ डिमांड पर क्या होता है बच्चों? जब आपका प्राइस कम है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है. नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल. अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल होता है उसके अंदर क्या बनाते हैं हम? उसके अंदर हम बनाते हैं हमारा डिमांड कर्व. उसके अंदर हम बनाते हैं अपना डिमांड कर्व. नेक्स्ट, अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस. तो ऐसी कमोडिटी जिसको बहुत सारे यूज में लाया जा सकता है उसे हम कहते हैं मल्टीपर्पस कमोडिटी. उसे हम कहते हैं मल्टीपर्पस कमोडिटी. कमोडिटी का एक से ज्यादा यूज. नेक्स्ट, मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू चेंजेस इन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड अदर देन प्राइस. प्राइस के अलावा अगर दूसरे फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड. उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड. यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड बढ़ी है ना हमारी. क्यों बढ़ी है? दूसरे फैक्टर्स जो है उन्होंने डिमांड को डिटरमाइन किया है, दूसरे फैक्टर्स में चेंजेस आए हैं, प्राइस में चेंज नहीं आया है. तो ये चेंज इन डिमांड का कॉन्सेप्ट है जहां पर इंक्रीज इन डिमांड आएगा. नेक्स्ट, अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे. तो ये तो हमारे डिमांड का डेफिनेशन है. सो द कॉन्सेप्ट हियर इज डिमांड. द करेक्ट कॉन्सेप्ट हियर विल बी डिमांड. सो दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई द concept or you give economic terms to those concepts. Okay, next we have a state with reasons whether you agree or you disagree with the following statement. First one says demand curve slopes downward from left to right. Demand curve हमेशा नीचे की तरफ होता है, left से right की तरफ होता है. तो yes, I agree with the statement. Yes, I agree with the statement. Now why do you agree with the statement? Because price will always have an influence on the demand.
यस आई एग्री विद दी स्टेटमेंट। डिमांड कर्व जो है वो हमेशा नीचे की तरफ ही होता है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड उसकी कम होते जाएगी, जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड उसकी इंक्रीज होते जाएगी। सो दैट इज हाउ यू जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन सेज प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। नो, सिर्फ प्राइस है क्या जो डिमांड को चेंज कर सकता है? हमारे पास और भी तो फैक्टर्स है ना, हमारे इनकम भी रिस्पॉन्सिबल होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी होती है, नेचुरल कंडीशंस को लेकर भी हम बोल सकते हैं कि वो भी डिमांड की क्या हो सकती है, डिटर्मिनेंट हो सकती है। तो यहाँ पर नो, आई डिसअग्री विद द स्टेटमेंट। When price of given goods fall, the demand for it increases. गिफन गुड्स इंफीरियर क्वालिटी गुड्स होते हैं, अगर इनके दाम घटेंगे तो क्या डिमांड हमारी बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ने वाली है, इनके दाम घट जाएंगे अगर इंफीरियर क्वालिटी के, तो डेफिनेटली इसका कोई इम्पैक्ट उसके डिमांड पे नहीं होने वाला है। लोग ऐसा नहीं है कि ज्वार और बाजरे का प्राइस घट गया है तो हम उसको ज्यादा जाकर खरीद लेंगे। अगर आपकी परचेसिंग पावर अच्छी है, आप वीट प्रेफर करते हो तो आप वीट ही प्रेफर करोगे। So that is the reason you'll write no, I disagree with the statement, and then you will give your correct answers. That is how you attempt the question. Okay, next question जो यहाँ पर हमको दिया है बच्चों, that is about डायग्राम दिया है आपको। यहाँ पर आपको उसका कैलकुलेशन करना है, मार्केट डिमांड करना है। मार्केट डिमांड के बाद में यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर। अच्छा, अभी ये जो हमको दिया है हम इसको अटेम्प्ट करेंगे हमारे इस डायग्राम को। ओके, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो डायग्राम को देखते हुए हमको उसके क्वेश्चन के आंसर जो है वो लिखना है। ओके, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व अगर आप देखो जो राइट की तरफ बढ़ते जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व अगर राइट की तरफ बढ़ेगा बच्चों तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अगर आपको याद होगा तो हमने ऑलरेडी इसके डायग्राम्स किए थे जहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से चेंजेस इन डिमांड में अगर कोई फैक्टर में चेंज आता है तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड कर्व हमारा राइट की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है, डिमांड कर्व राइट बढ़ रहा है, यानी कि डिमांड हमारी बढ़ रही है। अगर लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा तो डिमांड कर्व हमारा क्या हो जाएगा? डिमांड जो है वो हमारी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। लेफ्ट की तरफ जो बढ़ गया है तो ये होता है हमारा डिक्रीज इन डिमांड, ये होता है हमारा डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस रिमेन्स, प्राइस जो है वो अभी भी क्या है? क्या है? ओरिजिनल है, ओरिजिनल प्राइस ही है, तो ओरिजिनल प्राइस पर ही अदर फैक्टर्स की यहाँ पर बात चल रही है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कम्स अंडर, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कम्स अंडर चेंज इन डिमांड, इट कम्स अंडर चेंज इन डिमांड, इट कम्स अंडर चेंज इन डिमांड। हाँ, वेरिएशन रहेगा तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेरिएशन होगा तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन अगर बात करते हैं चेंज इन डिमांड की तो इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो यहाँ पर हमको डायग्राम देखते हुए समझना है कि डायग्राम ए और डायग्राम बी क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम को देख लेंगे। यहाँ पर देखो प्राइस अगर कम हो रहा है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, डिमांड। यहाँ पर अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड हमारी डिक्रीज हो रही है। तो डायग्राम ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायग्राम ए रिप्रेजेंट्स, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी बढ़ी है ना तो ये होगा एक्सपेंशन इन डिमांड, ये क्या है हमारा? एक्सपेंशन इन डिमांड। वही अगर हम देखें इन डायग्राम ए द मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इन लेफ्ट टू राइट, इज इन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट की तरफ है। यहाँ पर अगर हम देखें डायग्राम बी रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर अगर एक्सपेंशन है तो यहाँ पर आएगा बच्चों कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और यहाँ पर डिमांड कर्व हमारा कहाँ जा रहा है? राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट टू लेफ्ट की तरफ हमारा डिमांड कर्व जो है वो जा रहा है। तो दैट इज हाउ वी हैव एक्सपेंशन इन डिमांड एंड वी हैव कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो इसके साथ हमारा चैप्टर 3A का हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। लेट अस मूव अहेड विद आवर चैप्टर 3B दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां पर अगर आपको याद होगा तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। अ चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड divided by percentage change in
प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जहां पर हमने देखा इनकम इलास्टिसिटी होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, और सबसे ज्यादा हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ही कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है। याद होगा आपको परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हमने अपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा है। Okay, so here we have the questions of objectives for elasticity of demand. Price elasticity of demand on a linear demand curve at x-axis. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या पूछ रहा है कि लीनियर डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर जो है तुम्हारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या रहेगी, तो वो रहती है जीरो। क्या होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इज गोइंग टू बी जीरो। Okay, next, price elasticity of demand on a linear demand curve at the y-axis. अगर बात करेंगे y-axis की, तो price elasticity y-axis के ऊपर क्या होता है, infinite. It is termed as infinite और infinity बोल सकते हैं आप। डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ, अच्छा कौन सा केस होता है जहां पर डिमांड कर्व पैरेलल होता है एक्स एक्सिस से, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो अगर डिमांड कर्व अगर हम बात करें जो कि पैरेलल आएगा एक्स एक्सिस से, तो वो क्या होता है हमारा, इट इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इट इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। Next, when percentage change in quantity demanded is more than the percentage change in price. जब percentage change quantity demanded का, quantity demanded में जो change आता है, it is more than percentage change in your price. अगर quantity demanded ज्यादा है price से, किससे ज्यादा है, price से ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो डिमांड कर्व जो होता है वो क्या होता है बच्चों, द डिमांड कर्व इज ऑलवेज फ्लैटर, सच डिमांड कर्व इज ऑलवेज फ्लैटर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो इन केस ऑफ नेसेसिटीज। क्यों, नेसेसिटीज के टाइम पर हम क्या करेंगे, भले प्राइस बढ़े या घटे हमको खरीदना ही है, हम हमारी नीड्स को, अपनी नेसेसिटीज को बंद नहीं कर सकते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गोज टू जीरो। Okay, next is you have to give economic terms. Degree of responsiveness of quantity demanded to change in income only. याद रखना यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड की बात चल रही है, लेकिन यहाँ प्राइस की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर चेंज किस में हुआ है, इनकम में चेंज हुआ है। तो जब हम ऐसे कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो सिंपल सा उसको समझने के लिए आसान होता है, इट इज नोन टू बी एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Next, degree of responsiveness of a change in quantity demanded of one commodity due to a change in the price of another commodity. तो ये होता है एक commodity की बात चल रही है किसी दूसरी commodity के साथ में, ये है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Next, degree of responsiveness of change of quantity demanded of a good due to a change in its price. एक commodity का किस में चेंज हुआ है quantity demanded, क्योंकि उसी के प्राइस की बात चल रही है, तो यहाँ पर commodity चेंज नहीं हुई है, इसी की quantity, इसी की प्राइस के बारे में बात चल रही है, तो ये होता है हमारा price elasticity of demand. This is known as price elasticity of demand. Next, elasticity resulting from infinite change. इनफाइनाइट चेंज, इनफाइनाइट का सिंबल होता है इनफाइनाइट चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इट इज नोन टू बी एज परफेक्ट इलास्टिसिटी, इट इज नोन टू बी एज परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Next, elasticity resulting from a proportionate change in quantity demanded due to a proportionate change in price. Proportionate change किस में आया, quantity demanded में, क्यों, क्योंकि proportionate change आया है price में, almost relevant or equal change in quantity to an equal change in its price. It is known to be as unitary elasticity. It is known to be as unitary elasticity of demand. It is known as unitary elasticity of demand. Okay. Moving to the next question, wherein you have to find out the correlation. Perfectly elasticity of demand where ED is equal to infinite. तो ED जो है वो जीरो कब होता है, ED जो है वो जीरो कब होता है, when the demand is perfectly inelastic. अगर यहाँ पर perfectly elastic है तो यहाँ पर आएगा perfectly inelastic. Next, rectangular hyperbola
जो है उसके लिए कैसा डिमांड कर्व होगा? अगर रिलेटिवली इन इलास्टिक के लिए स्टीपर है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के लिए होता है। किसके लिए होता है? यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व लीनियर डिमांड कर्व होता है। नॉन लीनियर डिमांड कर्व जो होता है वो किसके लिए होता है? कर्व्ड लाइन डिमांड कर्व के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये होता है कर्व्ड लाइन जो है वो होता है नॉन लीनियर डिमांड कर्व के लिए। ओके, नेक्स्ट, पेन एंड इंक, टी और कॉफी अगर सब्स्टिट्यूट्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो पेन और इंक क्या है? सिंपल, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट, रेशियो मेथड, ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो किसका फॉर्मूला होगा? ED इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो ये होता है हमारे पॉइंट या ज्योमेट्रिकल मेथड में, ये होता है हमारे पॉइंट और ज्योमेट्रिकल मेथड में। So that is how you identify you do the correct correlation. ओके, नेक्स्ट इज असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस। अच्छा, कई सारे बच्चे थे जो इसके लिए मुझे पूछते भी थे कि मैम असर्शन और रीजनिंग को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, इसको समझना कैसा चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है बच्चों, तो असर्शन का मतलब क्या होता है? एक स्टेटमेंट जो कि बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ के साथ दिया गया है। क्या है? एक स्टेटमेंट है जिसमें बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ के साथ आपको दिया गया है। अब उसके बाद जो रीजन दिया है, पहले तो देखो वो जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है या गलत है। क्या देखना है? पहले देखो जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल दिया है कि MU जो है वो हमेशा डिमिनिश होता है, राइट? MU जो है मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होती है? डिमिनिश होती है। तो ये स्टेटमेंट जो दिया है वो सही है, हाँ स्टेटमेंट सही है। अब उसका रीजन आपको नीचे दिया होगा। अब ये देखो कि रीजन में जो लिखा है क्या वो सही है? एक तो असर्शन में स्टेटमेंट दिया है वो सही है या नहीं, दूसरा जो रीजन दिया है उसको वेरीफाई करो, क्या ये रीजन इस स्टेटमेंट को बिलोंग करता है? क्या ये रीजन इस स्टेटमेंट को बिलोंग करता है? नहीं करता है। उसी के बेसिस पर आप असर्शन और रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। उसी के बेसिस पर आप असर्शन एंड रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। नाउ assertion में आपको दिया है elasticity of demand explains that one variable is influenced by another variable, यानी कि यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करता है। ओके, रीजन हमको क्या बोलता है? concept of elasticity of demand indicates the effect of price and changes in other factors of demand, यानी कि यहाँ पर बात कर रहा है एक वेरिएबल का इन्फ्लुएंस दूसरे वेरिएबल पर होता है। रीजन में आपको बता रहा है कि प्राइस जो है उसका इफेक्ट होता है किसके ऊपर? अदर फैक्टर्स। द इफेक्ट ऑफ प्राइस एंड चेंजेस इन अदर फैक्टर्स का इंपैक्ट किसके ऊपर होता है? डिमांड के ऊपर होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट दोनों सही है? पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है, स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर द रीजन गिवन इज करेक्ट और नॉट। ओके, तो हमने जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पर दो वेरिएबल की बात की है और रीजन में प्राइस और अदर फैक्टर्स और डिमांड के बारे में बताया है। तो ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है। तो अब देखना है कि कहां पर दिया है ए और आर दोनों करेक्ट है। ओके, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए भी सही है, आर भी सही है और आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है। किसका सही एक्सप्लेनेशन है? ए का, यानी कि असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। So third is the correct option. Next we have is a change in quantity demanded of one commodity due to a change in price of other commodity. याद रखना, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, जहां पर आपको देखना है कि एक कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है क्योंकि दूसरे कमोडिटी की प्राइस में चेंज आया है। तो दो अलग अलग कमोडिटी की यहाँ पर बात चल रही है, तो वो होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्टेटमेंट जो दिया है वो क्या है? स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या रीजन सही है? चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम लीड्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। नहीं, यहाँ पर क्लियरली रीजन नहीं दिया है कि हम कौन सी बात कर रहे हैं, कौन से कमोडिटी की बात कर रहे हैं। रीजन में कंज्यूमर की इनकम का इफेक्ट होता है डिमांड पे, स्टेटमेंट जो है वो दिया है, लेकिन क्या वो रीजन उसका दिया हुआ सही है? क्या रीजन सही नहीं है? तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो इसीलिए असर्शन हमारा राइट है, रीजनिंग जो है हमारा रॉन्ग है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ए इज ट्रू बट आर इज false. A is true but R is false. Next we have the question number 3 which says
degree of price elasticity is less than 1 in case of relatively inelastic demand. Relatively inelastic demand में क्या बोला जा रहा है? Price elasticity of demand is less than 1. It is less than 1. That means 1 is greater. Reason जो है, reason हमको क्या बोलता है कि change in demand is less than change in price, यानी कि demand जो है वो price से क्या है? कम है. तो यहाँ पर स्टेटमेंट भी स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ सही दिया है और उसका रीजन भी करेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? ए का. Okay. Next we have to identify and define the degrees of elasticity of demand from the following demand curve. अब इन demand curve को ध्यान में रखते हुए बच्चों हमको क्या करना है? हमको आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये कौन सी डिमांड कर्व है. फिगर को देखो ध्यान से. सबसे पहला दिया है क्वांटिटी डिमांडेड, जहां पर अगर आप ध्यान देंगे बच्चों तो देखो y एक्सिस के साथ में आपका डिमांड कर्व पैरेलल जा रहा है. y एक्सिस के साथ अगर डिमांड कर्व पैरेलल होता है तो दैट कॉन्सेप्ट इज सेड टू बी perfectly inelastic. perfectly inelastic. ओके. नेक्स्ट आता है हमारा बी, जहां पर एक्स एक्सिस के साथ में आपका जो पैरेलल कर्व जा रहा है डिमांड कर्व, तो ये होता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक. ये है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व. फिर आता है हमारा थर्ड वन, जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड में अगर हमारा डिमांड कर्व जो है वो क्या आता है, यहाँ पर हमारा डिमांड कर्व में हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है. तो इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक. इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस जो है वो कम हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में, लेकिन बहुत ही ह्यूज चेंज आया है, बड़ा चेंज आया है. तो इस बड़े चेंज के लिए हम इसको बोलते हैं relatively elastic. इसको हम बोलते हैं relatively elastic. So that is how आपको डिमांड कर्व को देखकर, प्राइस को देखकर ध्यान में रखना है और उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद करना है. That is how you attempt the question. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, अच्छा यहाँ पर हमको देखना है, डायग्राम को देखते हुए हमको ट्रू और फॉल्स अटेम्प्ट करना है. ट्रू और फॉल्स अटेम्प्ट करना है डायग्राम को देखकर, और आपको स्पेसिफाई करना है उसके रीजंस भी, व्हाई द स्टेटमेंट इज ट्रू और व्हाई इट इज फॉल्स. ओके. डिमांड, ये हमारा प्राइस है, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है. ओके. तो इसके ऊपर हमको पूछा गया है क्वेश्चन, पॉइंट डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. क्या पॉइंट सी पर जो डिमांड है वो रिलेटिवली इलास्टिक है? नो, इट इज रिलेटिवली नॉट इलास्टिक डिमांड. क्योंकि रिलेटिव इलास्टिक डिमांड हमको क्या बोलता है? ह्यूज चेंज आता है क्वांटिटी में, यहाँ पर ह्यूज चेंज नहीं आया है. डिमांड एट पॉइंट बी इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. क्या पॉइंट बी पे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है? सो इट इज अगेन फॉल्स. नेक्स्ट, डिमांड एट पॉइंट डी इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. तो यहाँ पर डी जो पॉइंट है वहां पर क्या बोला जा रहा है कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है. क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है. सो अगेन द आंसर इज फॉल्स. नाउ डिमांड एट पॉइंट ए इज परफेक्टली इलास्टिक. पॉइंट ए पर जो है उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. सो द आंसर इज ट्रू. क्यों परफेक्टली इलास्टिक? बिकॉज हियर द डिमांड इज इनफाइनाइट. हियर द डिमांड इज इनफाइनाइट. Okay, so with this we have completed with the objective questions of chapter 3b. Now going to the chapter 4 wherein we are going to talk about supply. Okay, supply जैसे लॉ ऑफ डिमांड था वैसे लॉ ऑफ सप्लाई भी हमने पढ़ा है. जहां पर प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई की क्वांटिटी भी बढ़नी चाहिए, प्राइस घटेगा तो सप्लाई की क्वांटिटी भी हमारी क्या होती है? घट जाती है. तो जो सप्लाई एनालिसिस होती है वो सेलर के साइड होता है, डिमांड एनालिसिस जो होता है वो बायर यानी कंज्यूमर के साइड में होता है. Okay. Now starting with the objective questions of this chapter.
Okay, so here we have when supply curve is upward sloping, its slope is, जब supply curve जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, supply curve जो है वो बच्चों कहा जा रहा है ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? It is a पॉजिटिव सप्लाई कर्व, इट इज अ पॉजिटिव सप्लाई कर्व। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ते जा रहा है वो। एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व शोज, अगर सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ बढ़ रहा है अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, अपवर्ड मूवमेंट है, सप्लाई कर्व भी सेम है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, अ राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व शोज, अगर सप्लाई कर्व राइट की तरफ बढ़ रहा है, राइट की तरफ बढ़ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन लेस क्वांटिटी इज सप्लाइड ओनली ड्यू टू अ फॉल इन प्राइस, व्हेन लेस क्वांटिटी इज सप्लाइड ड्यू टू अ फॉल इन प्राइस, जब लेस क्वांटिटी सप्लाई की जाती है क्योंकि प्राइस जो है वो कम हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। Next, net addition made to the total revenue by selling an extra unit of a commodity, extra unit, जहां पर extra word आता है वहां पर आता है marginal, तो extra unit of commodity बेचकर तुमको extra revenue मिला है total revenue के ऊपर, तो the correct answer is your marginal revenue, the correct answer is marginal revenue. Now we have to complete the correlation, expansion of supply, price rises, contraction of supply में क्या होगा? Definitely price जो है वो यहाँ पर fall होगा, definitely price जो है वो यहाँ पर क्या होगा? fall होगा, तो here price falls. Next, total revenue, अभी यहाँ पर दिया है एवरेज रेवेन्यू TR अपॉन टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल रेवेन्यू अपॉन TR अपॉन TQ दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अपने टोटल रेवेन्यू के बारे में, तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा? इट इज TR इज इक्वल टू P इंटू Q। क्या होता है? TR इज इक्वल टू P इंटू Q। नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट TFC प्लस TVC, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट जो है वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे TC अपॉन TQ, कैसे निकालेंगे हम? TC अपॉन TQ। नेक्स्ट आता है हमारा डिमांड कर्व, अगर सप्लाई कर्व अपवर्ड है तो डिमांड कर्व क्या होता है? इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वेरिएशन एंड सप्लाई, तो चेंज इन सप्लाई के लिए क्या होगा? चेंज इन सप्लाई के लिए प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। देखो बच्चों, वेरिएशन ऑफ सप्लाई में क्या कांस्टेंट होता है? दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं ना प्राइस के अलावा, वो कांस्टेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात चेंजेस इन सप्लाई के लिए करें तो वहां पर हम प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं, वहां पर किसको कांस्टेंट रखते हैं? हम प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, यू हैव टू गिव द इकोनॉमिक टर्म्स। कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर जो कॉस्ट इनकर किया जाता है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, इट इज टर्म्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट, कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट के ऊपर जो कॉस्ट निकला है पर यूनिट की बात करते हैं तो वो होता है एवरेज कॉस्ट। नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेट एडिशन, नेट वर्ड आया, एक्स्ट्रा आया, एडिशनल आया, इट इज ऑलवेज मार्जिनल, इट इज ऑलवेज मार्जिनल। रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, अब पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट यानी कि हम पर यूनिट की बात कर रहे हैं, यहाँ भी देखो पर यूनिट था तो एवरेज कॉस्ट था, अब यहाँ भी पर यूनिट है, रेवेन्यू की बात चल रही है तो वो होगा हमारा एवरेज रेवेन्यू, वो होगा हमारा एवरेज रेवेन्यू। तो दीज आर सम ऑफ द इकोनॉमिक टर्म्स जो हमको ध्यान में रखना है। ओके यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, हमने इसको ऑलरेडी सॉल्व किया था अपने एक सेशन में, जहां पर हमको क्वांटिटी सप्लाई जो है वो इंक्रीज करनी है, उसके बेसिस पर हमको एक सप्लाई स्केड्यूल जो है वो बनाना है। यहाँ पर हम मार्केट सप्लाई जो है वो बनाएंगे, उसके बेसिस पर अपना सप्लाई कर्व जो है वो हमको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट दैट वी हैव इज चैप्टर नंबर 5, दैट इज योर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जहाँ पर हमने अलग अलग मार्केट देखा है। वी हैव ओलिगोपोली मार्केट, वी हैव परफेक्ट कंपटीशन, तो ये सारे ही मार्केट्स हमने इसके अंदर देखे हैं। अब हम करेंगे उसके ऊपर क्वेश्चंस। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन इकोनॉमिक सेंस मार्केट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक सेंस में अगर हम बात करें तो मार्केट का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है? मार्केट का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है? ओके,
In economic sense, market includes the following activities: the place where goods are sold and purchased, ऐसी जगह जहां पर goods बेचे और खरीदे जाते हैं, तो ठीक है, ये भी ऑप्शन है. An arrangement throughout which buyers and sellers come in close contact with each other directly or indirectly, yes. A shop where goods are sold, या फिर D होता है all of the above. तो now you need to tell me which is the correct answer. करेक्ट आंसर, यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होता है डी, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. जहाँ पर मार्केट को इकोनॉमिक टर्म्स में ये सारी की सारी चीजें जो बोली जाती है मार्केट के बारे में, दीज ऑल आर करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली डी. द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली डी. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस. अगर प्लेस के बेसिस पर हमको मार्केट को डिवाइड करना है तो आंसर हमेशा यही रहेगा: लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट. लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट. So the correct option is only A. Homogeneous product is a feature of this market. Homogeneous product जो है वो कौन से मार्केट का फीचर है? Homogeneous product जो है वो perfect competition का फीचर है. The correct option is only C. Next, under perfect competition, sellers are. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो है वो सेलर्स क्या होते हैं? सेलर्स आर ऑलवेज प्राइस टेकर्स. सेलर्स आर ऑलवेज प्राइस टेकर्स. सेलर्स आर ऑलवेज प्राइस टेकर्स. नेक्स्ट यू हैव टू गिव इकोनॉमिक टर्म्स. द मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स. ऐसा मार्केट जहां पर कम सेलर होते हैं, ऐसा मार्केट जहां पर कम सेलर्स होते हैं, तो इट इज नोन टू बी एज ओलिगोपोली मार्केट. इट इज नोन टू बी एज ओलिगोपोली मार्केट. पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट. वो पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट होते हैं, आपस में आके मिलते हैं, इट इज नोन टू बी एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. इट इज नोन टू बी एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट सेल्स. सेल्स के लिए खर्चा किया है तो वो आता है हमारा सेलिंग कॉस्ट. वो होता है हमारा सेलिंग कॉस्ट. नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट. अब नंबर ऑफ फर्म्स ना, यानी कि एक साथ ज्यादा फर्म्स को मिलाकर यहाँ पर बात चल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री. उसे हम कहते हैं इंडस्ट्री. चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज. अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग प्राइस चार्ज करना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं मोनोपोली. उसे हम कहते हैं मोनोपोली. So that is how you solve the economic terms. परफेक्ट कंपटीशन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट और बैरियर्स टू एंट्री जो होता है वो किसके अंदर होता है? वो आपको मिलता है आपके मोनोपोली या ओलिगोपोली मार्केट में. तो यहाँ पर आप मोनोपोली भी लिख सकते हो या फिर ओलिगोपोली भी लिख सकते हो. नेक्स्ट, प्राइस टेकर. प्राइस मेकर अगर मोनोपोली है तो प्राइस टेकर जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होता है. कहां पर होता है? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर. सिंगल प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में है तो डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस जो है वो कहां पर होगा? वो होता है मोनोपोली में, जहां पर अभी अभी हमने देखा है अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग प्राइस जो है वो चार्ज किया जाता है. अलग अलग कंज्यूमर्स को अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द ऑड वर्ड आउट. सेलिंग कॉस्ट में फ्री गिफ्ट्स होता है, एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स होता है, विंडो डिस्प्लेस होता है, लेकिन पेटेंट्स जो है वो इसके अंदर नहीं होता है, तो ऑड वर्ड इज आउट. मार्केट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन. तो कंपटीशन के अंदर अगर हम बात करें तो कंपटीशन में मोनोपोली, ओलिगोपोली परफेक्ट होता है. वेरी शॉर्ट पीरियड वाला मार्केट जो है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है. फीचर्स ऑफ मोनोपोली में अगर हम देखें तो प्राइस मेकर, एंट्री बैरियर्स, मेनी सेलर्स एंड लैक ऑफ सब्सटीट्यूट्स. तो यहाँ पर क्या आता है? मेनी सेलर्स जो है वो मोनोपोली का बिल्कुल भी फीचर नहीं है. नेक्स्ट, लीगल मोनोपोली, पेटेंट, ओपेक, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क. तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर है हमारा ओपेक, बिकॉज दिस इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि इसका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं होती है. तो लीगल मोनोपोली में आपका पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जो है वही आएगा. ओके, so that is how you find out the odd word. Okay, now the next question that we have, the next chapter that we have is index numbers, जो हमने काफी अच्छे से किया था. इसकी भी तैयारी, इसके सम्स भी है जो हमने सॉल्व किया था. प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स, जहां पर हमने लास्ट पेज और पास्ट पेज के फॉर्मूले को अप्लाई करके सम्स को भी सॉल्व किया था. ओके,
Okay, now the very first question, statements that are incorrect in relation to index number. Index number के बारे में ऐसे कौन से statement है जो यहाँ पर correct नहीं है? Index number is a geographical tool, तो geographical tool है, that is the correct option. Index number measure changes in the air pressure. क्या air pressure में changes जो है वो index number calculate करता है? क्या air pressure में changes index number calculate करता है? तो ये भी इसके बारे में correct नहीं दिया हुआ है, ठीक है. इंडेक्स नंबर मेजर रिलेटिव चेंजेस एंड एन इकोनॉमिक वेरिएबल, ये काम करता है, स्पेशलाइज्ड एवरेज होता है, लेकिन ये जो दो बातें इंडेक्स नंबर के बारे में दी गई है ये गलत है. ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट्स दैट आर इनकरेक्ट, तो ये जो दो को मैंने टिक किया ये दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जो इंडेक्स नंबर के बारे में दिए है. तो ए एंड बी आर इनकरेक्ट, तो ए एंड बी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स व्हिच आर बीइंग गिवन अबाउट द इंडेक्स नंबर. नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स दैट हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर की इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर बात चल रही है, तो कौन से स्टेटमेंट है जो इंडेक्स नंबर के बारे में बताते हैं. इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर मेकिंग फ्यूचर प्रेडिक्शंस, यस. इंडेक्स नंबर हेल्प इन द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, यस. हेल्प टू फ्रेम सुटेबल पॉलिसीज, यस. इंडेक्स नंबर कैन बी मिसयूज, तो इंडेक्स नंबर जो है वो मिसयूज किया जाएगा. स्टेटमेंट तो सही है लेकिन वो सिग्निफिकेंस का हिस्सा नहीं है, सिग्निफिकेंस का हिस्सा नहीं है, तो ए बी and C is the correct option. A, B and C is the correct option. Next that we have is statements that apply to the weighted index number. अब weighted index number के बारे में क्या statement सही है? Every commodity is given equal importance. No, every commodity is not given equal importance. It assigns suitable weights to various commodities. अलग अलग commodities को weights देती है, तो B is correct. याद रखना B जो है वो correct दिया है. In most of the cases, quantities are used as weights and Laspers and Pastries method is used in calculation of weighted index number, which is correct. तो B, C, D is the correct option. तो option 1 में हमको दिया है B, C and D. Option 1 में हमको दिया है B, C and D, which is the correct option. ओके, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर. अब इंडेक्स नंबर के लिमिटेशंस जो है बच्चों उसके बारे में यहाँ पर बात चल रही है. तो इंडेक्स नंबर के लिमिटेशंस है, इंडेक्स नंबर्स आर नॉट कंप्लीटली रिलायबल. यू कैन नॉट कंप्लीटली डिपेंड ऑन इंडेक्स नंबर, व्हिच इज करेक्ट. देयर मे बी बायस ऑन द डेटा कलेक्टेड, करेक्ट. एवरी फॉर्मूला हैज सम काइंड ऑफ डिफेक्ट, दैट इज आल्सो करेक्ट. इंडेक्स नंबर्स इग्नोर चेंजेस इन द क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट, यस ये भी लिमिटेशन है क्योंकि इंडेक्स नंबर क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दे रहा है, क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है. तो चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए बी एंड सी, ए बी सी एंड D. These are the correct option for the question. Next, choose the correct pair. अच्छा, अब यहाँ पर हमको देख रहा है हमको कितने कितने अच्छे से हमको क्या याद है, कितने अच्छे से हमको उसके फॉर्मूले जो है वो याद है. प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला सीधा सीधा है, सम टोटल ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन सम टोटल ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर इन 200. तो ये आ गया हमारा डी. वैल्यू इंडेक्स नंबर जहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी दोनों को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है. Okay, sum total of price and sum total of price into quantity. तो वैल्यू इंडेक्स के लिए यहाँ पर सही फॉर्मूला कौन सा दिया है बच्चों, क्वांटिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो बी आ जाता है हमारा, ठीक है. पास्टेज जो है वो क्या फॉलो करता है, बेस ईयर या करंट ईयर, कौन सा फॉलो करता है पास्टेज जो है वो, तो पास्टेज जो है वो ये वाला फॉलो करता है, करंट ईयर के ऊपर ज्यादा फोकस करता है क्वांटिटी पे. तो अब बच गया हमारे पास ए जो कि वैल्यू इंडेक्स है, क्योंकि सम टोटल ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर अपॉन सम टोटल ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इनटू 100. तो ये इससे आ जाता है हमारा वैल्यू इंडेक्स. तो डी ए बी सी सेकेंड वाला डी ए बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. Okay, now we have to complete the correlation. Price index, inflation, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए API आएगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स. नेक्स्ट, अगर P1 करंट ईयर को डिनोट करता है तो बेस ईयर को डिनोट P0 करता है. लास्पेज प्राइस इंडेक्स, अच्छा पास्टेज अगर करंट ईयर पे है तो लास्पेज जाहिर सी बात है ये होगा हमारे बेस ईयर की क्वांटिटीज के ऊपर. अगर कंपोजिट इंडेक्स है ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स तो सिंगल वेरिएबल के लिए क्या होगा, यूनिवेरिएट इंडेक्स. क्या होगा, यूनिवेरिएट इंडेक्स. दैट इज हाउ यू कंप्लीट द कोरिलेशन इन दिस चैप्टर. यहाँ पर हमको कुछ सम्स दिए हैं जिसको हमको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूलाज पुटअप करना है, सॉल्व करना है. ऑलरेडी हमने इन सम्स को सॉल्व कर दिया है.
ओके, नेक्स्ट आता है स्टेट विद रीजंस वेदर यू अग्री और डिसएग्री विद दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। ओके, इन नेक्स्ट नंबर मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल ओनली। क्या सिर्फ प्राइस लेवल के ही चेंजेस मेजर करता है? नो, इट मेजर्स मेनी मोर थिंग्स देन दैट। तो यू हैव टू डिसएग्री एंड देन you have to specify the reason. Index numbers are free from limitations, which is completely wrong. You have to disagree because there are many limitations which are being given about your index number. तो आपको 3 से 4 पॉइंट एटलीस्ट लिखना है दैट व्हाई यू डिसएग्री, और वो चारों रीजंस भी आपको मेंशन करने हैं कि कौन से लिमिटेशंस है इंडेक्स नंबर के। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट द बेस ईयर। नो, बेस ईयर तो हम कंपेयर किससे करेंगे? यहाँ पर हमारी कंपैरिजन होगी किससे? अगर हमने बेस ईयर को नहीं लिया है तो बेस ईयर इज इक्वली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स नंबर। Okay, and that is how we solve the entire objective questions of this chapter. Next that we have is the chapter of national income, which is again an important chapter from your exam point of view. Okay, there are many students who are participating and very good. Okay. While estimating national income, we include only value of final goods and services in order to। यानी कि जब हम बात कर रहे होते हैं अपने नेशनल इनकम की, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम ध्यान में रखते हैं? ओके, वेरी फर्स्ट वन इज, अगर हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इसलिए लेते हैं ताकि हम डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सके, अगर आपने ऑलरेडी रॉ मटेरियल का प्राइस अलग से काउंट किया और फाइनल प्राइस अलग से काउंट किया, तो आप डबल बार उसको काउंट कर रहे हो। उसको अवॉइड करने के लिए हम सीधा सीधा क्या लेते हैं? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए। Okay, next it says NDP is obtained by NDP जो है National Domestic Product. How do we obtain it? We obtain it by deducting depreciation from GDP. Deducting depreciation from GDP. GDP में से depreciation आप निकाल दो तो वो हो जाता है आपका Net Domestic Product. Next, in India, national income is estimated using, national income जो है वो क्या estimate किया जाता है? It is estimated by यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम मेथड। दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है, आउटपुट मेथड को भी और इनपुट मेथड को भी। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज कंप्लीट द कोरिलेशन। कंप्लीट द कोरिलेशन में इट सेज अगर जीएनपी है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस R माइनस P, जहां पर X माइनस M इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट और R माइनस P इज रिसीट्स माइनस पेमेंट, तो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M क्या होगा? सो जीएनपी अगर ये है तो ये जाहिर सी बात है हमारा जीडीपी होगा। इनकम मेथड अगर फैक्टर कॉस्ट मेथड में आता है, इनकम मेथड अगर फैक्टर कॉस्ट मेथड में आता है, तो आउटपुट मेथड जो है वो प्रोडक्ट या इन्वेंट्री के लिए आएगा, प्रोडक्ट और इन्वेंटरी के लिए आएगा। नेक्स्ट, थियोरेटिकल डिफिकल्टी ट्रांसफर पेमेंट्स के लिए है, तो वैल्यूज ऑफ इन्वेंट्रीज जो है वो किसके लिए होगा? वो वहां पर जो है वो होगा प्रैक्टिकल या फिर स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टी। यहां पर आएगा प्रैक्टिकल और स्टैटिस्टिकल। That is how you solve the correlation. Okay, now you have to identify which is the correct answer. Identify the incorrect pair. यानी कि कौन सा पेयर यहाँ पर दिया है जो कि सही नहीं है, जो गलत जोड़ी दी हुई है, हमको वो यहाँ पर क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। ओके, नेशनल इनकम कमेटी 1949 में बनी थी, दैट इज करेक्ट। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। ओके, इनकम मेथड के लिए हमको ये फॉर्मूला दिया है, एक्सपेंडिचर मेथड के लिए फॉर्मूला दिया है। अब ऑप्शंस दिया है 1 ABCD, तो ABCD हमको दिया है, क्या हमको उसके आगे कुछ दिया है? नहीं। तो हम वापस से जाएंगे अपने इस क्वेश्चन के ऊपर जहां पर हम देख रहे हैं कि नेशनल इनकम का ईयर जो है वो तो सही दिया है, एक्सपेंडिचर मेथड जो दिया है उसका जो फॉर्मूला है माइनस नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो दैट इज रॉन्ग, तो ये वाला हमारा गलत है। तो फोर्थ यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
ओके, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट्स। आइडेंटिफाई करो कॉन्सेप्ट्स को, उसको एक्सप्लेन करो। वृंदा रिसीव्स मंथली पेंशन ऑफ ₹5,000 फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट। कहाँ से मिलता है उसको? स्टेट गवर्नमेंट से हर मंथ उसको जो है वो 5,000 रुपए मिलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे, इट इज नोन टू बी एज ट्रांसफर इनकम। इट इज नोन टू बी एज ट्रांसफर इनकम, क्योंकि गवर्नमेंट के पास से आ रही है वृंदा के पास में हर मंथ, इसे बोलते हैं हम ट्रांसफर इनकम। नेक्स्ट, Viru kept aside 100 kgs out of 500 kgs of wheat produced in his farm or his family। यानी अपनी फैमिली के लिए क्या किया है उसने? 500 kg जो प्रोड्यूस किया है उसमें से 100 kgs जो है वो निकाल लिया है। तो किसके लिए निकाला है उसने? उसने निकाला है सेल्फ कंजम्पशन के लिए। उसने किसके लिए निकाला है? प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। उसने निकाला है प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। नेक्स्ट, शीतल परचेज्ड व्हीट फ्लोर फॉर हर बेकरी फ्रॉम द फ्लोर मिल। यानी कि शीतल ने क्या खरीदा? आटा खरीदा। कहाँ से खरीदा है? फॉर हर बेकरी फ्रॉम द फ्लोर मिल, यानी कि अपने लिए आटा खरीदा है। तो उसको बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसे हम कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। Next, Shobha collected data regarding the money value of all final goods and services which are being produced in the country for the financial year 2018-19। 18-19 के लिए क्या किया है उसने? खरीदा है। तो that is known as measuring of national income by product method, यानी कि measurement of या फिर measuring of national income by product method। Last, Rajendra has a total stock of 500 gel pens in his shop, which includes 200 gel pens produced in the previous financial year। यानी कि लास्ट टाइम का कुछ तो स्टॉक है जो उसके पास में रखा हुआ है। तो 500 जेल पेन है, उसमें से 200 जेल पेन जो है वो लास्ट ईयर की है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको अपने अकाउंट्स लैंग्वेज में हम कहते हैं ना ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर का वापस पेंडिंग था, रिटर्न हमारे पास आया है, तो हम उसको बुलाते हैं इन्वेंटरीज। हम उसको बुलाते हैं इन्वेंट्रीज। हम उसको बुलाते हैं इन्वेंट्रीज। हाँ, दिस ऑल आर इम्पॉर्टेंट। अब मैं कैसे आपको झूठा प्रॉमिस करूँ कि बच्चा यही आएगा, यही करना करके, राइट? आई कैन नॉट मेक एनी फेक प्रोमिसेस। आई डोंट वांट टू प्रॉमिस एनीथिंग टू यू ऑल। इसमें से कुछ भी आ सकता है। हर चीज को समझ कर करना हमारा काम है। दैट इज व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू। Now we have the next question is state with reasons whether you agree or disagree with the statement। तो आपको agree या disagree करते हो वो बताना है। There are many theoretical difficulties in the measurement of national income। Yes, तो कई सारे limitations mention किए गए हैं कि national income को measure करते वक्त क्या क्या difficulties आ सकती है। तो yes, I agree with the statement और आपको वो difficulties जो है वो वहां पर mention करना है। Okay, under output method value added approach is used to avoid double counting। Yes, I agree with the statement। value added इसलिए लिया जाता है ताकि हम डबल काउंटिंग को ना वापस से कैलकुलेट नहीं करें। तो बार बार उससे क्या होगा? हमारा कैलकुलेशन फिक्स और सही नहीं बैठेगा। तो उसी को हम क्या करते हैं? आउटपुट मेथड के अंदर वैल्यू एडेड अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं। तो yes, we agree with the statement। So with that we have completed our chapter 7। Now we will move ahead with our chapter 8। ओके, विच इज पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के पास से कहाँ से सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज या फंड्स आते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर भी होता है जहां पर गवर्नमेंट हमारी जो है किन चीजों के ऊपर खर्चा करती है। यही सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर देखी थी। ओके, फर्स्ट वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक। अब यहाँ पर हमको देखना है कि गवर्नमेंट के ऑप्शनल फंक्शंस क्या होते हैं। दो फंक्शंस होते हैं, एक होते हैं ऑब्लिगेटरी जो कंपलसरी है करना ही है, दूसरा होता है ऑप्शनल जो नहीं भी करेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो करते हैं क्यों? क्योंकि अपने देश की रक्षा हमको करनी है इसके लिए। तो ऑप्शनल फंक्शन में प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक नहीं, ये तो उनका कंपलसरी होता है। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज सही है।
प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये भी काम होता है गवर्नमेंट के पास, ऑप्शनल होता है, ठीक है, बी और सी ऑप्शनल है। कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये तो उनकी ड्यूटी है, वो करेंगे ही फंक्शन परफॉर्म, तो बी एंड सी, तो बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑब्लिगेटरी फंक्शंस में क्या होता है, ऑब्लिगेटरी यानी कि कंपलसरी फंक्शन। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, ये जिम्मेदारी है। वेलफेयर एक्सपोर्टिंग, ये उनका काम नहीं है, तो ऑप्शन बी, ओनली बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next that we have is public finance is one of those subjects which are on the borderline between economics and politics. Dash is the view of, यानी कि ये व्यू किसका है, पब्लिक फाइनेंस के ऊपर, जिनका कहना है कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो ऐसे सब्जेक्ट्स में से है जो कि बॉर्डर लाइन पे है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स दोनों का आपस में बहुत कुछ लेना देना है जब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे किसकी, पब्लिक फाइनेंस की। तो दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज, or we can say this is the opinion or view of our Professor Hugh Dalton. Okay, so option C is the correct option. Next, नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब नॉन टैक्स सोर्सेज जो है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, या फिर डायरेक्ट टैक्स और फीस हो गई हमारी, सिर्फ फीस हो गई, या फिर स्पेशल लेवी हो गया। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा, that is your C and D, fees और special levy जो है, these are the indirect ways of collecting your taxes और non tax sources of revenue इसको बोला जाता है। Next, trends shown by public expenditure of any government shows following trend। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है गवर्नमेंट के बारे में, जहां पर आपको बताना है पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट शोज फॉलोइंग ट्रेंड, तो ये आता है आपका करेक्ट ऑप्शन। आई एम सो सॉरी, correct option is B, it is talking about increasing the trend. Next, identify the right group of pairs from the given option। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सही आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करके बताना है। ओके, डायरेक्ट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स इज योर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स GST, फीस एंड फाइन्स नॉन टैक्स रेवेन्यू, सरप्लस बजट inflation. So the correct option is DCAB. Correct option is DCAB. DCAB. Option C. Option C, DCAB. Okay. Distinguish between, हमने already कर दिया है इसका. Now state with the following reasons whether you agree or you disagree with the statement. Obligatory function is the only function of the government, नहीं, तो you have to disagree because obligatory के साथ साथ आपके और क्या है, optional functions भी है जो आपको attempt करने होते हैं। Next, fines and penalties are a major source of revenue for the government. फाइन्स एंड पेनल्टीज क्या मेजर सोर्स है, नहीं। गवर्नमेंट फाइन्स और पेनल्टीज इसलिए इम्पोज करती है ताकि कुछ एक्ट को वो रोक सके, लेकिन वो पैसा कलेक्ट करने के लिए, जमा करने के लिए फाइन्स और पेनल्टीज इम्पोज नहीं करती है। नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। तो यस आई एग्री, क्योंकि जीएसटी जब से आया है तो कई सारे टैक्सेस को उसने हटा दिया है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डू नॉट लीड टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है यू हैव टू डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। Public finance is more elastic than private finance. Public finance is more elastic. Yes, it is more elastic than your private finance. So you have to agree with the statement. Okay, next that is given is a case study. एक छोटा सा पैसेज दिया है जिसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस दिया है। तो ये जो आपको केस स्टडी दी है इसको आप पहले क्वेश्चंस अपने पढ़ लो, क्वेश्चंस क्या दिए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसके ऊपर केस स्टडी जो है यहाँ पर मेंशन की है। बस एक एक दो लाइन में ही आपको उसके आंसर जो लिखने हैं वो लिखने हैं। तो आपको इस केस के बाहर से, इस पैसेज के बाहर से कुछ नहीं लिखना है, जो भी दिया है इसके अंदर मेंशन किया है उसी के अंदर से देखकर आपको लिखना है। With this we have completed with the chapter 8 that is public finance. Next आता है हमारा financial market, जहाँ पर हमने मनी मार्केट के बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ाई की थी। ओके, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेर एस्टैब्लिश्ड। अभी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्यों बनाई गई थी, व्हाट वाज द यूज? सो बेसिकली दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू डेवलप इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इसीलिए बनाया गया ताकि इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और अदर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो है हमारी इकोनॉमी के, उसकी ग्रोथ हो सके, उसकी डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट, मनी मार्केट फेसेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स। अब मनी मार्केट में पैसों की कमी जो है वो कब आ सकती है, जब
किसी तरीके की सेविंग्स जो है वो नहीं रहेगी, इनएडिक्वेट यानी कि लैक ऑफ सेविंग्स रहेगी, तो मनी मार्केट जो है वो शॉर्टेज ऑफ फंड्स को फेस करता है। Whether you agree or you disagree, you have to write yes I agree with the statement or no I disagree with the statement। सबसे पहला सेंटेंस यही लिखना है, उसके बाद आपको उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो बच्चों लिखना है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द कैपिटल मार्केट। अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है उनका कैपिटल मार्केट से भरोसा जो है वो क्यों उठ चुका है, क्योंकि इतने सारे स्कैम्स होते लगते हैं मार्केट में, फाइनेंशियल स्कैम्स, जिसकी वजह से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है उनका भरोसा जो है वो इन्वेस्टमेंट से, कैपिटल मार्केट से उड़ गया है। नेक्स्ट, कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज एन इंटरमीडियरी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। कमर्शियल बैंक जो होते हैं इंटरमीडियरीज होते हैं, मिडिल मैन होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में। टू किस लिए होते हैं, क्या काम के लिए होते हैं, बेसिकली they want to mobilize the savings and allocate them to various sectors of the economy। कमर्शियल बैंक इंटरमीडियरी का रोल प्ले करते हैं, मिडिल मैन का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करें। सेविंग्स करेंगे तो हम क्या करें, अब जैसे बैंक क्या चाहती है कि भाई आप सेविंग करो, आप आकर आपका पैसा मेरे पास दो, आपने मेरे पास जमा रखा, ठीक है, अब कोई दूसरा बंदा आता है उसको पैसों की जरूरत होगी तो मैं आपका पैसा उठाकर उसको एज लोन जो है वो दे दूंगी। तो बैंक चाहती है इंटरमीडियरी का रोल प्ले करना इस फाइनेंशियल सिस्टम में, क्यों, क्योंकि आपसे पैसे लेगी, किसी और को वो एलोकेट करेगी, और इसी के साथ आपके अंदर जो है उसको सेविंग की हैबिट जो है वो इनकलकेट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट दैट वी हैव इज कंप्लीट द कोरिलेशन। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स, तो लॉन्ग टर्म फंड्स कहां पर होते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स जो है वो कैपिटल मार्केट में होंगे। लॉन्ग टर्म फंड्स जो है वो कहां पर होंगे, इट विल बी इन योर कैपिटल मार्केट। ओके, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म है, तो लॉन्ग टर्म जो है वो कहां पर है, कैपिटल मार्केट में। नेक्स्ट, एसबीआई अगर कमर्शियल बैंक है तो सेंट्रल बैंक हमारी आरबीआई है। कोऑपरेटिव बैंक्स अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो इंडिजीनियस बैंकर्स जो आते हैं वो किस में आते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। प्राइमरी मार्केट, अगर सेकेंडरी मार्केट में ओल्ड इश्यूज होते हैं तो प्राइमरी मार्केट में क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट जो होता है उसके अंदर न्यू इश्यूज होते हैं। क्या होते हैं, न्यू इश्यूज होते हैं। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द ऑड वर्ड आउट। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, डीमैट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो इसमें जो आपका ऑड मैन आउट होगा वो होगा आपका डीमैट अकाउंट। क्यों डीमैट अकाउंट जो है वो बाहर जाएगा, क्योंकि बाकी सारे जो है वो डीमैट अकाउंट आपके शेयर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, तो दैट इज द रीजन। शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट होता है तो वो होता है आपका डीमैट अकाउंट। अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है म्यूचुअल फंड, निधि, चिट फंड, लोन स्कीम। तो अनरेगुलेटेड में म्यूचुअल फंड जो होता है वो अनरेगुलेटेड का हिस्सा नहीं है, तो इट विल बी आउट। फाइनेंशियल असेट्स, बॉन्ड्स, लैंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा लैंड जो कि आपका ऑड मैन आउट है। बाकी सारे आपके फाइनेंशियल असेट्स जो है वो होते हैं। quantitative tools, bank rate, open market operations, foreign exchange rate and variable reserve ratio। So the correct option here is foreign exchange rate, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव टूल्स का हिस्सा जो है वो नहीं होता है। बैंक रेट, ओपन मार्केट, वेरिएबल रिजर्व रेशियो जो है ये आपका क्या होता है, दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ योर क्वांटिटेटिव टूल्स। ओके, assertion and reasoning। assertion जैसे मैंने आपको बोला, first try to identify whether the statement given is correct or not, secondly whether the reason given for that statement is correct or not, whether the reason given for that statement is correct or not, that is something which we need to identify। okay, now मनी मार्केट इकोनोमाइजेस यूज ऑफ कैश। मनी मार्केट यानी कि कैश की हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजनिंग हमको बोलता है मनी मार्केट डील्स विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी। द रीजन जो दिया है दैट इज आल्सो करेक्ट, सो दी A is correct, R is correct and R is the correct explanation of A, so option 3 is the correct one. Option 3 is the correct one.
ओके, असर्शन का सिंपल मतलब क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया है स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ में। अब आपको पहले ये देखना है स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो सही है या नहीं। असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट वो सही है या नहीं है। ओके, अगर स्टेटमेंट सही है फिर आप रीजन देखो, जो नीचे रीजन दिया है क्या वो रीजन सही है, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई करो दोनों के बीच में क्लोज रिलेशन है या नहीं है। पहले तो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ स्टेटमेंट दिया हुआ है, नीचे उसका रीजन दिया है, आइडेंटिफाई करना है दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, उसमें से कोई एक आपको लगता है सही है, ठीक है सही है, कोई दूसरा आपको लगता है गलत है तो गलत है। तो सीधा सीधा फिर आप ऑप्शंस में जाके चेक करो कि ए ट्रू है, आर फॉल्स है। अगर आपको ये दोनों स्टेटमेंट सही लग रहा है और ये उसका रीजन लगता है, देन यू हैव टू सिलेक्ट द थर्ड ऑप्शन, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Alright, so that is how you attempt this question. बहुत ही ईजी होता है assertion और रीजनिंग, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से होगी तो। जैसे कि assertion में लिखा है mu is ऑलवेज डिमिनिशिंग, mu जो है वो हमेशा गिरते रहता है, डिक्रीज होते जाता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी तो डिक्रीज ही होती है, कभी इंक्रीज नहीं होती है, राइट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो येस दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। अगर लिखा होता mu इज इंक्रीजिंग, वो गलत होता, तो असर्शन आपका रॉन्ग हो जाता। तो असर्शन में हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स होते हैं बिलीफ के साथ, विच इज द करेक्ट क्वेश्चन। Okay, next question that we have is regional stock exchanges have witnessed the sharp decline in the volume of trade. अब रीजनल स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं उनके अंदर उनकी ट्रेड ऑफ वॉल्यूम में क्या हो गया, डिक्लाइन दिखने लग गया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है इन्वेस्टर्स प्रेफर टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज लिस्टेड इन प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज लाइक बीएससी एनएससी। यानी कि इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि कोई बड़े स्टॉक एक्सचेंज में हम पैसे लगाए, अपने बीएससी एनएससी जैसे स्टॉक में। हम छोटे मोटे रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या पैसे लगाए। तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट क्या बोलता है, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो हमेशा भारी गिरावट देख रहा है स्टॉक में। तो ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। अगर तुमको ये नहीं समझ रहा है, सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या बोलता है। रीजन बोलता है इन्वेस्टर्स जो है वो प्रेफर करते हैं बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज में। अगर बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज में जाना है तो रीजनल में पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वहां पर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सफर करेगा। तो डेफिनेटली ये जो है ए और आर सही है, और आर उसका सही रीजन भी दिया है। ओके, थर्ड क्वेश्चन दैट वी हैव इज unorganized sector of the money market lacks transparency. ओके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसमें किसी भी तरीके की ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, गवर्नमेंट के पास कुछ भी रिकॉर्ड उनका सही से नहीं होता है, करेक्ट है। एक्टिविटीज ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर लार्जली कन्फाइंड टू रूरल एरियाज। ये भी हमको दिया है अपने टेक्स्ट बुक में कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा से ज्यादा किस पे फोकस करते हैं, रूरल एरियाज पर ही फोकस करते हैं। किस पे करते हैं, रूरल एरियाज पर ही फोकस करते हैं, राइट। तो A and R are true and R is the correct explanation of A. R जो है वो A का correct explanation है। Okay, foreign exchange management and control is undertaken by commercial banks. Foreign exchange management जो है वो क्या बोला जा रहा है, is under the control taken by commercial banks. तो ये तो assertion ही हमारा wrong है, commercial banks थोड़ी इसका ध्यान रखती है, हमारे कौन से बैंक ध्यान रखती है, हमारी सेंट्रल बैंक ध्यान रखती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के बारे में कमर्शियल बैंक का कोई लेना देना वहां पर नहीं होता है। Okay, we have various bodies which are taking care. RBI has to maintain the official rate of exchange of rupee and ensure its stability. वहां पर अगर कमर्शियल बैंक दिया है तो यहाँ पर RBI दिया है, यानी कि वो कमर्शियल बैंक, ये सेंट्रल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक दिया है तो कमर्शियल बैंक वाला आंसर राइट आपका नहीं होगा। तो A is false and R is true. A is false and R is true. That is how you attempt the assertion and reasoning. The last concept that we have in your chapter public finance is Raghu's father regularly invests his money in stocks and bonds. यानी कि इसके फादर क्या करते हैं, रघु के हमेशा स्टॉक और बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। Next, Sarah makes a monthly contribution to a fund jointly created by her friends. अब दोस्तों ने मिलकर क्या किया, एक फंड क्रिएट किया, उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन मंथली जो है हम देते थे। कलेक्टेड फंड इज देन गिवन टू अ चूजन मेंबर थ्रू लकी ड्रॉ। अब क्या करते हैं, एक साथ पैसे जमा करते हैं, जैसे ही चिट्ठी उड़ाने की बारी आती है, जो जिसका नाम आ गया उसको पैसे जो है वो मिल जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चिट फंड। इसको हम बोलते हैं चिट फंड। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो फिर हेरा फेरी पिक्चर को याद कर लेने का, और फिर वहां पर जो है वो क्या हुआ था, वहां पर चिट फंड खोला गया था कि 25 दिन में पैसा डबल, लेकिन डबल नहीं होता है, राइट। तो उसको चिट फंड वाला कॉन्सेप्ट बोला जाता है।
Okay, next we have is Tina deposited a lump sum amount of 50,000 in a bank for a period of 1 year. यानी कि कितना जमा किया है? 50,000 जमा किया है. कब तक के लिए? 1 साल के लिए. तो सिंपल है, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट. इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट. लास्ट क्वेश्चन, एबीसी बैंक प्रोवाइड्स डीमैट फैसिलिटी. एबीसी बैंक क्या करती है? डीमैट फैसिलिटी देती है. सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर. तो ये सारी फैसिलिटीज जो देती है बैंक, उसको बोलते हैं बैंक का एंसिलरी फंक्शन. उसको बोलते हैं एंसिलरी फंक्शन. कौन से बैंक का है? एंसिलरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. एंसिलरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स. क्यों? क्योंकि बैंक जो अपना मेन काम है उसके अलावा दूसरी फैसिलिटीज भी दे रही है. इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी दे दिया, लॉकर फैसिलिटी दे दिया, डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी दे दिया अपने कस्टमर्स को. तो ये एंसिलरी यानी कि सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं. क्या होते हैं? ये सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं किसी भी कमर्शियल बैंक के. सो दैट इज हाउ वी अटेम्प्ट द क्वेश्चन. अब आता है हमारा लास्ट चैप्टर जो कि होता है हमारा फॉरेन ट्रेड, जिसके अंदर हमने पढ़ा था इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट. इंपोर्ट बाहर की कंट्री से खरीदते हैं, अपने कंट्री में लेकर आते हैं. एक्सपोर्ट अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री में जाकर हम ट्रेड करते हैं, बेच देते हैं. एंट्री पोर्ट क्या होता है? एक कंट्री से खरीदा, अपने पास उसको थोड़ा बहुत रिपेयर रिन्यूअल किया, दूसरी कंट्री में जाकर उसको बेच दिया हमने. एक कंट्री से खरीदा, उसको थोड़ा बहुत बनाया, दूसरी में भेज दिया, उसको हम बोलते हैं एंट्री पोर्ट. ऐसे ट्रेड को हम बुलाते हैं एंट्री पोर्ट ट्रेड. तो हमने टाइप्स ऑफ ट्रेड देखा था. अब हम चलेंगे इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव्स की तरफ. ओके, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड: इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट. तो ए, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर. ए, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट ट्रेड्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इंक्लूड्स. ओके, एक्सपोर्ट इंडिया के फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इंजीनियरिंग गुड्स होता है, जेम्स एंड ज्वेलरी होता है, टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स होता है. सो ए, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर. गोल्ड जो होता है वो एक्सपोर्ट ट्रेड में काम नहीं करता है. ठीक है. ओके, नाउ द थर्ड वन, थर्ड दैट वी हैव इज रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज. फॉरेन ट्रेड का काम क्या है? अर्न फॉरेन एक्सचेंज, encourage investment, lead to division of labor, bring change in composition of exports. ये काम नहीं होता है. फॉरेन ट्रेड का काम ये बिल्कुल भी नहीं होता है. ओके, तो ए, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द कंसेप्ट. फर्स्ट वन इज टॉकिंग अबाउट इंडिया परचेज पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान. इंडिया ने कहाँ से परचेज किया है? पेट्रोल कहाँ से लिया है? ईरान से लिया है. तो हमने खरीदा है. हमने क्या किया है? खरीदा है. जब खरीदा है हमने तो इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड. इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड. ओके, महाराष्ट्र परचेस्ड व्हीट फ्रॉम पंजाब. महाराष्ट्र ने कहा से खरीदा? पंजाब से खरीदा है. महाराष्ट्र ने पंजाब से व्हीट खरीदा है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक या इंटरनल या होम ट्रेड. इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए. इसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक ट्रेड या फिर इंटरनल या फिर होम ट्रेड. तीनों में से आप कोई भी एक टर्मिनोलॉजी यूज करके लिख सकते हैं. Okay. England imported cotton from India, made ready-made garments from it and sold them to Malaysia. इंग्लैंड ने क्या किया? कॉटन इंडिया से खरीदा, कपड़े बनाया और बेचा मलेशिया में. तो इसको हम कौन सा ट्रेड बोलते हैं? इसको हम बुलाते हैं एंट्री पोर्ट ट्रेड. इसको हम बुलाते हैं एंट्री पोर्ट ट्रेड. लास्ट क्वेश्चन इज जापान सेल्स स्मार्टफोन्स टू म्यांमार. जापान क्या करता है? म्यांमार को क्या बेचता है? स्मार्टफोन्स बेचता है. तो इसको बोला जाता है एक्सपोर्ट ट्रेड. इसको बोला जाता है एक्सपोर्ट ट्रेड. एंड दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, state with reasons whether you agree or disagree with the following statement. आप agree करते हैं या disagree करते हैं, आपको बताना है. During British rule, indigenous handicrafts suffered a severe blow. British rule के टाइम पे handicrafts जो है वो बहुत ज्यादा सफर की थी. Whether you agree with the statement, तो you have to agree. क्यों?
क्योंकि हमसे खरीद कर, हमसे काम करवा कर जाकर अच्छा खासा बिजनेस जो है वो ब्रिटिशर्स कर रहे होते थे, तो इसीलिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा सफर की थी ब्रिटिशर्स के रूल में। ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर एन इकोनॉमी, यस डेफिनेटली यू हैव टू अग्री विद द स्टेटमेंट। ट्रेड जो है वो एक इंजन की तरह काम करता है हमारी इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेड रहेगा, बिजनेस एक्टिविटीज रहेगी, कमर्शियल एक्टिविटीज रहेगी, तो मनी जो है वो घूमता रहेगा, तो कहीं भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। Foreign trade leads to division of labor and specialization at world level. Again, you have to agree with this statement. Okay. Foreign trade leads to division of labor and specialization at world level. तो yes, we have to agree with the statement over here. You have to agree. क्यों? क्योंकि फॉरेन ट्रेड की वजह से आज क्या पॉसिबल है? डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल है, जहां पर आप लोगों से उनके स्पेशलाइज और एक्सपर्ट वे के हिसाब से काम करवा सकते हो, और आपकी सारी स्पेशलाइजेशन पूरे दुनिया भर में आप जाकर काम कर सकते हो, तो कहीं भी आपको काम करने की मनाही जो है वो नहीं की गई है। राइट, दैट इज हाउ यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। द लास्ट दैट वी हैव इज we have been given a chart over here जिसके बेसिस पर हमको क्वेश्चन पूछा गया है, which organization has the least share in the direction of India's import। इंडिया के इम्पोर्ट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है इस चार्ट में। तो 2015-16 में अगर देखें तो सबसे कम किसका शेयर रहा है इन इंपोर्ट में, तो ईस्टर्न यूरोप का अगर आप देखो तो 1.9 ही कंट्रीब्यूशन रहा है, यानी इतना परसेंटेज ही इन्होंने क्या किया था, इंपोर्ट किया था इंडिया से। Which organization has maximum share in India's direction of imports in 1992-91? अगर 90 से 91 से अगर हम देखें तो मैक्सिमम शेयर जो है वो किसका रहा है, OECD का ही रहा है। एक्सपैंड दी एब्रीविएशंस ऑफ OECD एंड OPEC। OPEC का तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, और OECD का ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। Okay, next is state your opinion regarding the direction of India's import from 1990 to 91 to 2015-16। तो इंडिया के इंपोर्ट के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है कि कैसे इंडिया का इंपोर्ट 1990 से 91 के साथ में अगर हम कंपेयर करें तो कितना बड़ा है या कितना कम हुआ है, ये आप थोड़ा सा 5-6 लाइनों में इसको लिखोगे। How much is the percentage of increase in the imports of developing nations in 2015-16 as compared to 1992-91? तो डेवलपिंग नेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ पर में कितनी ग्रोथ हुई है, यहाँ से यहाँ पर अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो कुछ 24.6% इंक्रीज आता है, 24.6% इंक्रीज आता है। That is how you attempt this question. So with this we have completed all the objective questions of all the chapters thoroughly। तो एक हमारा रिवीजन जो है वो हो चुका है बच्चों हमारे इस चैप्टर के लिए। I hope there are no questions as such from the students। बच्चे जो इंडेक्स नंबर्स के सम्स की बात कर रहे हैं, बच्चे हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड है, तो जो सब हमने किया है आप एक बार उसको जाकर देख लीजिए, आपको काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी, और बहुत ही आसान है। अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया तो बहुत ही आसान हो जाता है आप लोगों के लिए सम को सॉल्व करना। So with this we have completed our today's session, and since tomorrow is your last paper, कल का आखिरी पेपर है, तो बहुत अच्छे से देना। बिल्कुल मत सोचना कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, मुझसे कुछ नहीं होगा। अगर आपने लिमिटेड चैप्टर्स भी अच्छे से, अगर आपने लॉ भी बहुत अच्छे से पढ़ लिए है, कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो अटेम्प्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। और याद रखना एक भी क्वेश्चन को हमको छोड़ना नहीं है, आपको जो आता है आप लिखिए। 3 घंटे का टाइम है, उठकर बाहर जाना तो आपको अलाउड वैसे भी नहीं है, तो बाहर जाकर आप करेंगे क्या? आखिरी पेपर है, आखिरी बार ही बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हैं 12th की, बार बार हमको नहीं देनी है ये एग्जाम। बस माइंडसेट इसी तरीके से बनाकर रखिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, जो ऑप्शन में है उसको नहीं करेंगे, ठीक है? आप ये मत सोचना कि 5 में से 3 लिखना है तो 5 के 5 लिख कर आ जाओ, मैम ने बोला था सब अटेम्प्ट करो। नहीं, टाइम मैनेजमेंट भी करना है आपको, उसी के साथ साथ सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। 12 मार्क के लिए दिया है, 12 मार्क के हिसाब से आप लिख कर ही आएंगे, जो क्वेश्चन का जितना वेटेज है आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन, कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, या आप मुझे मेल कर सकते हैं आपकी क्वेरीज को। जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूं। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं, ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर बना है हमारे चैनल पर, और ऑलरेडी उस मैसेज को हमने ऊपर पिन करके रख दिया है, देखो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के।
आप गो थ्रू कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और उस हिसाब से उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए. I hope we are very much clear with all the important questions that has been given to us. And once again, from the entire team of Hemal sir, I wish you all the very best for your exams for tomorrow. Stay tuned to our channel. Thank you very much.